नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी 2.0 में। आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है बंटवारे के बाद माँ किसकी जिम्मेदारी। मीना जी नीचे बरामदे में पड़ी हुई खाट पर अकेली बैठी हुई थीं। पति की मौत के बाद मीना जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं। कहने को उनके 2 बेटे थे और दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। घर में सभी लोग अपना ख्याल खुद रख सकते थे। यदि घर में किसी को सहारे की ज़रूरत थी तो वह थी मीना जी, जिनकी ढलती उम्र के साथ ही आंखों की रोशनी और हाथ पैरों में ताकत की कमी होती जा रही थी। फिर यह तो संसार का नियम है, जब नई पीढ़ी की जवानी और शरीर में ताकत समय के साथ बढ़ती है, वहीं उम्रदराज व्यक्ति समय के साथ और कमज़ोर और लाचार होता जाता है। ऐसा ही उनके साथ हो रहा था, पर यह पीढ़ी के बीच आई दूरी इतना ज़्यादा हो जाएगी, ना तो उनके बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू दिखेंगे। ऐसा तो मीना जी ने कभी सोचा ही ना था, किंतु अब उनके बर्दाश्त की हद हो चुकी थी, क्योंकि ना ही तो कोई समय से खाना देने आता और ना ही उनका हाल चाल पूछता। वहीं बरामदे से होकर आते जाते रहते, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल बैठने का समय ना ही तो उनके बेटों के पास था और ना ही उनकी बहू के पास। फिर पोते पोतियों से क्या उम्मीद रखती? आखिर वह भी तो अपने माँ बाप की ही औलाद थे। इतने बड़े परिवार में वह बिल्कुल अकेली थी। कभी कभार पड़ोसन के साथ कहीं पार्क या मंदिर चली जाती तो समय कट जाता, वरना सूना घर काटने को आता। शाम को कभी कभार टहलने निकल जाया करती थी। वहीं पर उनकी सहेली से भी कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी। बातों बातों में यह बात वह अपनी मित्र से कर बैठी तो वह बोली, लेकिन तुम्हारा तो भरा पूरा परिवार है, फिर ऐसा कैसे? मीना जी उन्हें बताने लगी, जब 8 महीने पहले उनके पति की मौत हो गई थी तो उनके बेटे और बहू ने शुरू में बड़ी सेवा की थी। कुछ महीनों बाद बेटा बहू आए और आकर कहने लगे, माँ, नीचे 2 कमरों में कैसे सबका गुजारा हो, और आप बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उन्हें भी तो अलग कमरा चाहिए, कब तक एक ही कमरे में गुजारा करें? पापा तो कुछ करने से पहले ही चल बसे, आप ही अब कुछ कर सकती हैं। उस वक्त मैं चौंक गई और अपने बेटों से पूछने लगी, लेकिन बेटे, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी मेरे बड़े बेटे राजा ने कहा, माँ, बाबूजी ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद आपके नाम कर दी थी और अब आप ही हर चीज़ की मालिक हैं। आप चाहें तो गांव वाली ज़मीन में से थोड़ा सा हिस्सा बेचकर आप यह घर क्यों नहीं बनवा देती? घर के ऊपर ही बनवा लेंगे तो सही रहेगा। आप तो समझती हैं, सानू जो कि छोटा बेटा था, उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, जगह की कितनी कमी है, और ऐसे में बच्चों के दोस्त आ जाएं किसी जन्मदिन आदि पर तो जगह ना होने के कारण बच्चों को शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने भी उनकी बात मान ली और गांव की ज़मीन का आधा हिस्सा बेचकर मैंने उनके हाथ में पैसे दे दिए। जैसा ठीक लगे वैसा बनवा लेना। बेटों ने ऊपर 2 मंजिला मकान बनवा लिया और फिर एक दिन मैं पोते के साथ लेकर आए और बोले, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और फिर आपको ज़मीन जायदाद का काम ही क्या है? इस बुढ़ापे में ज़मीन जायदाद का क्या काम? बस अब आप अपनी जिम्मेदारियों को बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से अपनी बहू की सेवा करवाओ। मज़े से पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना अपनी बहुओं पर। जब मैंने कहा, बेटा, तो यह सब क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरा छोटा बेटा अपने बेटे को सामने लाते हुए बोला, माँ, छोटे का कल जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक ऐसा तोहफा दें जो कभी किसी ने ना दिया हो और ना ही कोई दे सके। हाँ बेटा, मैं भी अपने पोते के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ, और कोई अच्छा तोहफा भी मैं नहीं दे सकती। तभी सानू बोला, माँ, केवल आप ही दे सकती हो वह तोहफा, और कोई नहीं दे सकता, जिसके लिए दोनों यहाँ आए हैं। मेरा बड़ा बेटा बोला,
अरे यार, तू साफ साफ बात बताना, माँ को करना क्या है? कुछ कागज आगे करता हुआ छोटा बेटा बोला। माँ, आपको कुछ नहीं करना, बस इन कागजों पर अपना नाम लिख दीजिए। राजा के पापा होते मैंने कभी कहीं दस्तखत नहीं किए और ना ही मैं कुछ जानती थी, पर वह कहते थे इंसान को कभी भी कोई भी कागज पर दस्तखत करवाए तो पूछना चाहिए कि वह किस लिए है। हो सके तो कागजात पढ़ भी लेने चाहिए, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन यहाँ कौन है जो मेरे साथ धोखा करेंगे? मेरे बच्चे ही तो हैं। यह सोचकर मैंने दस्तखत कर दिए, लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ किस चीज़ के कागज़ हैं। यह पूछने पर बेटा बड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, माँ, इन पर लिखा है कि आप गांव वाली बाकी ज़मीन अपने दोनों पोतों के नाम कर रही हैं। मुझे सुनकर थोड़ा धक्का लगा कि उन्होंने कितनी चालाकी से कागज़ पर मेरे दस्तखत ले लिए। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि मेरा बड़ा बेटा सही तो कह रहा है। इस उम्र में मुझे ज़मीन जायदाद का भला क्या काम? मेरे जाने के बाद वैसे भी सब कुछ बहू और बेटे का ही तो है। और फिर मेरे अपने पोते हैं, मैंने उनके लिए इतना कर भी दिया तो क्या हो गया? अब आराम से रहूँगी और दोनों बहू और बेटों से सेवा करवाऊँगी। मैं उस दिन यहाँ तुमसे मिलने आई थी, ये उसी दिन की बात है। जब तक मैं घर पहुँची, बेटे और बहू कोई भी मुझे घर पर नहीं दिखा। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई और बच्चों को आवाज़ देने लगी। बहुत देर बाद बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर, कुछ काम ही कर रहे हैं इसलिए नहीं सुना। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बहुत काम में व्यस्त हैं तो मैं ही ऊपर चली जाती हूँ। मैं जैसे ही ऊपर पहुँची और सीढ़ियों से बहू के दरवाजे पर पैर रखा तो वह जोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता? सारा घर गंदा कर देती। मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया है, पहले सूख जाने दो फिर अंदर आना। मैंने कहा बहू, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। कोई बात नहीं बेटा, सफाई की है तुमने तो मैं सीढ़ी पर बैठकर ही खा लूँगी। बहू बोली, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया खाने को, जाकर ऊपर देख लो अगर आपकी छोटी बहू ने कुछ बनाया हो तो। मैंने कहा बेटा, मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ, पहले ही मेरी सांस फूल गई है, तुम ही कुछ बना दो। वह बोली, अभी मुझे बहुत काम है, बस एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है मुझे बहुत काम है, ऊपर जाकर देख लो। इतना कहकर वह अंदर चली गई। मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ऊपर छोटी बहू के पास पहुंची। वह भी घर का काम ही कर रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाकर खाना मांगा। उसने मना तो नहीं किया, पर बोली, माँ जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया, यह रात की रोटियां हैं, इतने में इन्हें खा लो, दोपहर में कुछ बनाऊंगी तो मैं आवाज़ लगा दूंगी। वह रोटी लेकर मैं नीचे आ गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आगे पीछे नाचने वाली मेरी बहू आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हैं। मैं नीचे आकर वह रोटी खाने लगी। मैंने सोच लिया था आज शाम को राजा और सानू से उनके आते ही उनसे बात करूंगी। दिन में खाने के लिए कितनी बार आवाज़ लगाई, लेकिन दोनों में से किसी बहू ने सुना तक नहीं। हिम्मत जुटाकर मैं ऊपर पहुंची तो बड़ी बहू मुंह सिकोड़कर 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी एक प्लेट में रखकर पकड़ा दी। मैंने नीचे आकर रोटियां खा तो ली, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कल तक मेरी बहुएं मेरे आगे पीछे घूमती रहती थीं, हर वक्त मेरी सेवा करती थीं। आज उन्हें मेरा खाना देना भी भारी लग रहा था। एक ही दिन में ऐसा कैसे हो गया और क्या हो गया? मैं बस इसी सोच विचार में डूबी हुई थी कि तभी मेरी नज़र बाहर से आते हुए अपने बड़े बेटे पर पड़ी, जिसके पीछे पीछे ही मेरा छोटा बेटा भी आ रहा था। दोनों अंदर आए तो मैंने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोनों ही बोले, जो भी कहना चाहती हो बाद में कहना, अभी तो हम ऑफिस से थक कर आए हैं और तुम आते ही शुरू हो गई। दोनों चले गए।
मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सोचा चलो ऊपर जाकर ही बात करती हूँ। मैं जैसे ही ऊपर पहुँची, बड़ी बहू मुंह बनाते हुए बोली, सुनो, तुम्हारी माँ आई हैं। मैं सुनकर हैरान हुई, तुम्हारी माँ? यह तुम क्या कह रही हो बहू? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? इतने में राजा बाहर आता हुआ बोला, अरे माँ, अंदर आ जाओ, बिना बात के ही जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। अब आ ही गई हो तो आ जाओ अंदर और खाना खाकर जाना। मैंने उससे कहा, बेटा क्या हुआ? वैसे तो बहू का व्यवहार इतना अजीब था और अब तू भी। तो वह बोला, माँ, खाने को ही तो कहा है, नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे खाने दो। आने की देर हुई नहीं कि फालतू का ड्रामा करने लगती हो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे शांति से खाना खाने दो। मैं तो जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रह गई। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे हाथ पैर ही सुन्न हो गए थे। बहू की तेज आवाज़ से मैं जैसे बुरे सपने से जाग गई। पर काश वह सपना होता, पर वह तो एक डरावना सच था। इतना बोलते बोलते मीना जी रोने लगी। उनकी सहेली ने उन्हें शांत कराया और पानी पिलाया और कहा, मीना, मुझे पूरी बात बताओ, तभी शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। मीना जी थोड़ा शांत हुई और बोली, बड़ी बहू के यहाँ से उठकर मैं ऊपर छोटे बेटे के पास गई। मुझे पहले ही डर लग रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके छोटे बेटे के पास गई। दरवाज़ा खुला था तो मैं आवाज़ देकर अंदर चली गई। छोटी बहू ने लाकर रोटियां दे दी। मैंने पहले टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि सानू भी कमरे से बाहर आया और बोला, माँ, आप यहाँ कैसे? अपने बेटे के सवाल को सुनकर मेरी आंखों से आंसू भर आए। आंखों में आंसू लिए मैं बोली, बेटा, तुम पूछ रहे हो यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने कह दिया यहाँ मत आओ। तुम ही बोलो, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो छोटी बहू ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, माँ जी, आप खाना खा लो, फिर बाद में बात करना। छोटी बहू फिर भी ठीक थी, लेकिन मोनू के आगे वह ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। अब बड़ी बहू ने तो बिल्कुल हाथ झाड़ लिया। दोनों वक्त का खाना छोटी बहू के पास ही खा लिया करती। ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर जैसा भी करती वही थोड़ा बहुत बनाकर दे देती थी। फिर आज सुबह जब सीढ़ियों से मैं ऊपर जा रही थी, तब सानू की आवाज़ आई। वह अपनी पत्नी से लड़ रहा था। तुम ज़्यादा रईस हो, बड़ी भाभी को देखो और कुछ सीखो। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और माँ को हमारे माथे मढ़ दिया है। अरे हमारे तो पहले ही बहुत खर्चे हैं। छोटी बहू ने कहा, तो फिर इसमें माँ जी की क्या गलती है? वह कभी तुम्हारे तो कभी तुम्हारे बड़े भाई के दरवाजे पर ही खड़ी रहें बस। जाने कैसा बेटा है पैसों का भूखा। इतना सुनते ही सानू ने छोटी बहू पर हाथ उठा दिया। मार के डर से बेचारी चुप हो गई और मैं वहीं से वापस आ गई। दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे कारण इस बेचारी को और मार पड़ गई और बड़ी बहू ने तो दरवाजे से ही यह कहकर भगा दिया, हमसे अपने तो खर्चे पूरे होते नहीं हैं, तुम्हारा खर्च कौन उठाएगा? बात 2 रोटी की हो तो कोई दे भी जाए, तुम्हारे तो खर्चे भी कम नहीं हैं। सड़क पर किसी को 2 रोटी देनी हो तो देकर घर आ जाओ और कोई खर्चा तो नहीं है। लेकिन आपके कपड़ों का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा हमसे नहीं हो पाएगा। जैसा भी हो आप नीचे ही रहा करो, यहाँ मत आया करो। आ जाती हो तो खाना देना ही पड़ता है। मीना लंबी सांस लेती हुई बोली, पता नहीं बहन, जीवन में क्या क्या दुख देखना बाकी रह गया है, जो अब भी भूख से तड़पने के बाद प्राण नहीं निकलते। अब उनके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वहीं बैठ गई। तभी उनकी मित्र ने उन्हें उठाया और उन्हें पहले सांत्वना दी और उन्हें ढांढस बंधाते हुए बोली, देखो मीना, यदि ऐसे हार मानकर बैठोगी तो सच में अभी ना जाने तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा। लेकिन यदि तुम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हो तो तुम अपना बचा कुचा जीवन बहुत अच्छी तरह से बिताओगी। तुम्हारी बहू बेटों को सबक सिखाने का एक तरीका है मेरे पास।
पर पहले तुम्हारे पास जो भी ज़मीन के कागज़ हैं वह यहाँ ले आओ। कल फिर इसका कोई उपाय खोजते हैं, पर पहले मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। मीना जी और उनकी मित्र वहीं पास के ठेले पर गईं और मीना जी की मित्र ने उन्हें भर पेट खाना खिलाया और शाम का खाना पैक करवा कर दिया। फिर दोनों अपने अपने घर निकल गईं। अगले दिन मीना जी सभी कागजात लेकर पार्क में पहुंची और देखा उनकी मित्र पहले से ही एक वकील के साथ वहां खड़ी थी। वह वकील को सभी हालातों के बारे में बता चुकी थी। वकील साहब ने वहीं बैठकर कागज़ देखे और कहा, अरे वाह, ये हुई ना बात। आप यह बताइए, यह कागज़ किस प्रॉपर्टी के हैं? वे बोली, हमारे मकान के कागज़ हैं। वकील ने कहा, तो आप अपनी बहू और बेटे को अपने इशारों पर नचा सकती हैं। वकील के साथ मिलकर अपने मित्र की सहायता से मीना जी ने कागजी कार्रवाई शुरू की और वकील मीना जी को लेकर उनके घर पहुंच गए। साथ में ही उनकी मित्र भी थी। वकील के आने से सभी लोग थोड़ा चौंक गए कि तभी वकील के पीछे पीछे मीना जी भी अंदर आईं। उन्हें वकील के साथ देख बेटे चौंक गए। वह बोले, माँ, यह सब क्या है? आप वकील के साथ? मीना जी बोली, हाँ बेटा, वकील के साथ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पास और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। जब जायदाद की बारी आई तो दौड़कर दोनों मेरे पास अपना हक मांगने आ गए और अब अपना फ़र्ज़ निभाने की बात आई तो दोनों ने अपने हाथ खींच लिए। इस बंटवारे में पैसा, घर और ज़मीन तो दोनों को चाहिए थी, पर माँ, वह किसी को नहीं चाहिए थी, है ना? यह मत भूलो कि ये ज़मीन जिस पर यह घर है आज भी मेरे पति की है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे राजा ने कहा, नहीं माँ, इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जब बाबूजी जिंदा थे तभी उन्होंने यह घर मेरे नाम कर दिया था। तो चौंकते हुए सानू उसे देखने लगा। राजा ने उसे कहा था कि माँ के बाद दोनों भाई प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेंगे, और जबकि यह घर पहले से ही वह हथिया चुका था। मीना जी को फिर एक बड़ा झटका लगा कि तभी वकील साहब आगे आते हुए बोले, मिस्टर राजा, यह घर पहले कभी आपका नाम किया हो गया होगा, लेकिन आपके बाबूजी ने मरने से पहले यह घर भी अपनी पत्नी मीना जी के नाम कर दिया था। साथ ही यह भी लिखा था कि यदि मीना जी की मृत्यु अचानक किसी दुर्घटना या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या की जाती है तो यह प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान कर दी जाए। यह सुनते ही राजा हक्का बक्का रह गया। तभी वकील ने कहा, खैर, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आंटी जी, शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन आपके पति को अंदाज़ा था कि आपकी औलाद कितनी घटिया हो सकती है। इसीलिए आपकी सुरक्षा की चिंता करते हुए उन्होंने मरने के कुछ दिन पहले ही यह सब करवाया था, क्योंकि डेथ की जो डेट आपने बताई है उससे 4 दिन पहले ही वसीयत बदली गई थी। और हाँ आंटी जी, यह घर आपका है। आप चाहें तो किराए पर उठाएं, चाहें तो खाली पड़ा रहने दें, चाहें तो अपने दुश्मनों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दें। कोई आपसे कुछ नहीं कह सकता। इतना सब झेलने के बाद मीना जी पहले वाली शांत और सीधी सी महिला नहीं रही थी जो कुछ ना बोल सके। अपने अधिकार के लिए लड़ना जब उन्होंने शुरू ही कर दिया था तो अब वह अपनी औलाद को सबक सिखाए बिना पीछे नहीं हटने वाली थी। वह बोली, कल सुबह तक मुझे ऊपर के दोनों फ्लोर खाली चाहिए। अपना इंतजाम कहीं और करो। इतना सुन सानू तो अपनी माँ के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं भैया की बातों में आ गया था। जब उन्होंने मुझे पैसे का लालच दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। मीना जी बोली,
मुझे अब उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। कैसे करोगे कैसे नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे कल सुबह तक दोनों फ्लोर खाली चाहिए। तभी राजा भी अपनी माँ के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। माँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम कहाँ जाएंगे अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो। मीना जी बोली, जब मुझे 2 रोटी देना तुम्हें भारी लग रहा था तब तुमने सोचा था कि माँ कैसे खाएगी, कहाँ से लाएगी? नहीं ना। लेकिन मैं फिर भी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि अपने पोते पोतियों को दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दूं। अगर चाहो तो वापस तुम लोग नीचे वाले कमरों में शिफ्ट हो सकते हो, पर ऊपर वाले फ्लोर तो मुझे खाली ही चाहिए। अब मीना जी ने एक फ्लोर को 10,000 रुपये महीने किराए पर चढ़ाया और नीचे वाले फ्लोर में खुद रहने लगी। बहू बेटे को सबसे ऊपर वाले दोनों कमरों में से एक एक कमरा दे दिया, जहां पानी की पाइपलाइन भी चालू नहीं थी। अब वे मज़े से नीचे रहती। 10,000 रुपये चाह कर भी खर्च नहीं कर पाती थी। खाना बनाने वाली रखी जिसे 1,000 रुपये बढ़ाकर दे देती तो वह झाड़ू बर्तन और कपड़े भी कर जाती थी। एक इंसान का काम ही कितना होता है। अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी। वहीं बहू बेटा जब नीचे से ऊपर 2 मंजिल पर पानी ढोते तो उन्हें देखकर दुख तो होता, किंतु कलेजे पर पत्थर रखकर कहती कि यहाँ गंदा मत करना, आराम से जाओ। अपनी माँ का ये बदला रूप देखकर दोनों बेटे और बड़ी बहू बिल्कुल दंग रह गए। आश्चर्य तो छोटी बहू को भी था, लेकिन वह जानती थी एक ना एक दिन कुछ तो होगा, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है, जो कि पार हो चुकी थी। महीनों तक ऊपर पानी ढोते धोते सबकी अकल भी ठिकाने आ चुकी थी। बड़ी बहू भी अब तो आकर हाल चाल पूछती, कभी कभार आकर पैर दबाने लगती। धीरे धीरे सब लाइन पर आ रहे थे। मीना जी थोड़ी रियायत बरती और उन्हें नीचे रहने की भी परमिशन दे दी। अब तो उनके सभी बच्चे उनके आगे पीछे नाचते रहते थे, खूब सेवा करते। इससे मीना जी खुश थी और जब माँ बाप का रवैया बदला तो बच्चों को भी अकल आ गई। वह भी दादी जी की इज्जत करने लगे और बस इतना ही मीना जी के लिए काफ़ी था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इससे पता चलता है कि बुढ़ापे में बूढ़े माता पिता को क्या चाहिए होता है। 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिले या चटनी से, यदि बच्चों का प्यार मिले तो वह सब कुछ खुशी खुशी खा लेंगे। उन्हें किसी और चीज़ का लालच नहीं होता सिवाय आपके प्यार और इज्जत के। यह ना भूलें कि एक दिन आप भी बुजुर्ग होंगे। अपने माता पिता के साथ वही बर्ताव करें जो आप अपने बुढ़ापे में अपने साथ चाहते हों। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई नई कहानियाँ आपको मिलती रहें और नए वीडियो नई कहानियों के साथ मैं दोबारा मिलूँगी। धन्यवाद।